बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ क्रिकेट का धमाका विद मोहम्मद वासिफ रेहान। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ज़ियाद भाई, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खत्म हो चुका। अभी तो खुशियां मनाने वाले थे हम और मजीद, लेकिन अब जाहिर है कल एक और बड़ा मैच वर्ल्ड कप का हमारे सामने आ रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, उससे पहले हम जाहिर है एक पहला मैच हम इंडिया के साथ एक बड़े मार्जिन से तो जीत गए। अब ये जीत जो है कहीं ना कहीं दोनों तरफ जा सकती है हमारी। या तो हम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ न्यूजीलैंड के सामने आ सकते हैं, या एट द सेम टाइम हमारे लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस जीत को लेकर इस वक्त न्यूजीलैंड के सामने आना, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए आगे सेमीफाइनल तक जाने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त इसको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे कल नजर आई और जो कि प्रूव करती है कि देखिए, दो मौके आए थे जिसमें हम समझते हैं कि बाबर आजम में मेच्योरिटी आई थी। और ठीक है ना, एक मेच्योरिटी जो 2019 की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने नहीं खेली थी, उसमें लगा कि ही इज अ चेंज बैट्समैन नाउ। ठीक है ना, एक मैच विनर बैट्समैन बन सकते हैं और उन्होंने केपेबिलिटी दिखाई। इसी तरह कल उन्होंने जो अपनी जो लीक हो गई वीडियो, उसमें उन्होंने साफ कहा अपनी टीम मेंबर्स को कि ओवरडू ना करें, एक्साइटेड बस यहाँ तक खत्म, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच। और उन्होंने जब सेल्फीज और फोटोग्राफी ले रहे थे तो उन्होंने साफ टीम को कहा कि खुश हो बेशक, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। ठीक है ना, ये स्टार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन की तरफ से कि कैप्टन इज फोकस्ड और अपनी वो और लर्न कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, आई एम श्योर के इतनी प्रेशर और इसमें ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। और और न्यूजीलैंड के लिए भी जारी बात है खतरा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अक्सर हराया है वर्ल्ड कप्स में, इन मैचेस में। तो आई थिंक पाकिस्तान इज इन अ गुड पोजीशन। बट न्यूजीलैंड को हम नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अच्छे मैच विनर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो कभी भी मैच का पाला पलटा पलट सकते हैं। चूंकि इंडिया पाकिस्तान से मैंने शुरुआत की जीत से, पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे मैं आऊँ उससे पहले एक नहायत अफसोसनाक वाक़े पे एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे, जो अभी इंडिया में चल रही है मोहम्मद शामी को लेकर। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जब इतनी बड़ी हार इंडिया को दी है, उसमें शामी का भी एक बड़ा किरदार रहा, कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो एक मजहबी मजहब के नाम पे इस वक्त शामी को बड़े बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली भी। और जाहिर सी बात है, उनको जिस अंदाज में पुकारा जा रहा है और उसको गद्दार तक कह दिया गया है सिर्फ मजहब के नाम पे कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जबकि अभी कुछ वक्त पहले आईपीएल से पहले लॉर्ड्स टेस्ट के वो हीरो रहे थे इंडिया इंग्लैंड के मैच में। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और अब वो एकदम उनके जीरो बन चुके हैं, जबकि गद्दार बन चुके हैं। इस रेसिज्म के बारे में आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादती नहीं है ये मोहम्मद शामी के साथ, क्योंकि वो उन्हीं के मुल्क के लिए परफॉर्म करते हुए आए हैं? जी, इंतहाई बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये। और सोशल मीडिया की वजह से देखिए, पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी किसी को तकलीफ देने के लिए। आपको पहले हम्म। एक मीडियम नहीं था इस तरह से, अब बड़ा आसान मीडियम है। और मुझे देखिए, शामी तो इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और आई एम श्योर उनके पास पूरी सपोर्ट सिस्टम मौजूद है इस तरह की चीजों को डील करने के लिए। जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है वो होता है उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो हम्म। फैमिलीज है बेसिकली। क्योंकि देखिए जी, देखिए असल बात ये, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर पेड, और वो मेहनत करते हैं इरिस्पेक्टिव वो किस कंट्री से भी खेले। देखिए, कोई जंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मैच है। तो ये अफसोसनाक है कि लोग जो है उसको इस डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। लेकिन हम ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन जारी बात है, इन इन सब का एक बैकग्राउंड है, इन सब बातों का। और ये पिछले 4 5 8 सालों में ज्यादा उनकी माइंडसेट इस तरह के हो गए हैं जी। अच्छा है तो जी वो सब हिंदुस्तान हमारा है, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो वो फौरन आपको कहते हैं कि जी पाकिस्तान चले जाओ, इधर चले जाओ। ये शामी के साथ नहीं, ये और किसी और लोगों के साथ भी हुआ है। और सबसे जो अफसोसनाक बात है ना, ये कि जी ये हर जगह हो रहा है। आप इंग्लैंड में, आपको अगर याद होगा, कुछ महीनों पहले की बात है कि जब इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स जो थे, उन्होंने पेनल्टी मिस की थी, तो उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से Yeah. लोगों ने किया था। लेकिन एक बात, खुशाइन बात ये थी और है अभी कि जो इंग्लैंड की पुलिस और उनकी जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने ट्रैक डाउन किया है, काफी हद तक लोगों को पकड़ा भी है जिन्होंने हेटफुल मैसेज भेजे हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात है ये, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त नोटिस होना चाहिए। मुझे नहीं पता अभी कि इंडियन हुकूमत ने या मोदी सरकार ने जो है कोई इसके ऊपर सख्त बात की है, नहीं की है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड के हीरोज ने, इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस ने, जितने भी हैं, उन लोगों ने सख्ती से उसको कहा था, कंडेम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंडेम करें, उस पर एक्शन लें।
और किसी को कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को भी ट्रेटर का या किसी चीज का भी लेबल लगा सके। तो आई होप के आगे ना हो ये। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे इंशाल्लाह हम कभी और जरूर डिस्कस करेंगे, एक पूरी वीडियो बना के। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे। आगे वर्ल्ड कप की दौड़ में सेमीफाइनल में रहना है, तो मेरे ख्याल से कल का मैच एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए। अगर कल जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे रास्ते आगे जरूर खुल जाएंगे। और फिर अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड, खैर हम उसकी बात बाद में करते हैं। न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड की जो हालिया कारकर्दगी रही है, बांग्लादेश को खास करके अगर ध्यान में रखा जाए, बांग्लादेश के अंदर वो हारे और बहुत बुरे तरीके से हारते हुए आए थे। उनकी कभी भी हमने अभी तक टीम स्टेबल नहीं देखी है। उनकी यही परफॉर्मेंस आगे चली बॉम्ब मैचेस के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, कोलैप्स हुए। इस वक्त न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में कौन ज्यादा फेवरेट नजर आ रहा है, और क्या न्यूजीलैंड के पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को एक मुश्किल टाइम दे सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, आप न्यूजीलैंड जो है ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुल्क है। आपको अगर याद हो 2019 में के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जिस तरह से खेल रहा था, आप कह नहीं सकते थे कि ये फाइनल खेल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि उनका उनके पास जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि दे हैव अ वेरी गुड प्लान यूजुअली फॉर बिग टूर्नामेंट्स। उन्होंने हमेशा से अपनी टीम को, अपनी प्लानिंग को, हर चीज को उन्होंने, देखिए आप याद होगा जैसे इंडिया को उन्होंने हराया था लो स्कोर मैच में सेमीफाइनल में, और इस तरह बहुत सारी टीमों को उन्होंने हराया। तो पाकिस्तान फेवरेट्स है नो डाउट कल की परफॉर्मेंस के बाद। और अगर टीम स्टेबिलिटी देखी जाए तो हमें हमें पता है कि हमारे 11-12 कौन है, जो कि ये तयन करता है कि जी हाँ जी स्टेबल है। हालांकि ये स्टेबिलिटी बस अभी पिछले मैच में आई है, कोई पहले हम लोग उस तरह हमारे अपने रिजर्वेशन थे और वो रहेंगी। लेकिन न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास चॉइस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन T20 के जो फॉर्मेट में वो उतने उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। लेकिन मैच विनर उनके पास बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी है, और स्पिनर उनके बहुत अच्छे हैं। हम इसको डिटेल में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो एक, उनका कैप्टन जो है ना एक बड़ा कैप्टन है। तो वो आई एम श्योर कि वो लड़वाएगा और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और कम्पेटिटिव मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड जो है वो शायद मेरे ख्याल से शाहीन आफरीदी को जरा बहुत गहराई से स्टडी करके आएंगे, क्योंकि हम 2019 का वर्ल्ड कप भूल नहीं सकते। शाहीन आफरीदी नए नए प्लेयर उस वक्त, बिल्कुल नए नए आए हुए, आए सीधा आते ही 3 आउट किए थे उन्होंने, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। शुरू के टॉप ऑर्डर उनका फेल किया था। और कल इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद भी केन विलियमसन ने आज इंटरव्यू में यही कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई है और सबसे खतरनाक बॉलर पाकिस्तान के वही है इस वक्त। और केन विलियमसन इस चीज को लेकर जरूर कंसर्न नजर आ रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट न्यूजीलैंड अभी इस वक्त पुरानी परफॉर्मेंस देखते हुए। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी जो है जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो शारजा है या दुबई की पिचेस है, ये इनमें 2-3 मैजिकल बॉल्स, 4 मैजिकल बॉल्स पड़ेगी। आप अगर मैच उठा के देखें सबके, तो जो फास्ट बॉलर्स की जो अच्छी बॉल होती है ना वो कम पड़ती है शुरू में। तो अगर शुरू में उन्होंने केयरफुल रहे और उन्होंने अपना जो उसकी स्विंग जो होती है उसको निगोशिएट किया, तो जो कि इम्पोर्टेंट मैटर है, हो सकता है केन विलियमसन ऊपर आए खेलने के लिए, क्योंकि टेक्निकली वो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। और मुझे याद है 2019 में केन विलियमसन प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स और उन्होंने ही डील किया था शाहीन शाह को। तो गुड टेक्निक का प्लेयर चाहिए आपको। अगर अगर एवरेज टेक्निक में मार्टल गुप्टिल जो है आपको पता है वो हिट करते हैं, वो इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर। लेकिन दूसरे जो ओपनर कोई आएगा तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी वो सेटल भी नहीं है कि वो हो सकता है डील ना कर सके। तो केन विलियमसन हो सकता है ऊपर आए, वन डाउन आए, या हो सकता है ओपनर भी आ जाए टू निगोशिएट विद शाहीन शाह। और थ्रेट तो रहेंगे शाहीन शाह, और हमारे मैच विनर भी वही है एक तरह से। एक तरह से जो अगर हमें उनको जल्दी आउट करना है तो ही इज द की प्लेयर फॉर अस। विलियमसन अगर ओपन नहीं भी करते तो जो भी ओपनर आता है उसको हमें वहां पर जरूर एक एडवांटेज होगा और हमें उसका फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि शाइन को कभी किसी ने उन लोगों ने फेस नहीं किया होगा, क्योंकि ज्यादातर इस वक्त नए प्लेयर्स नजर आ रहे हैं ऊपर टॉप ऑर्डर पे न्यूजीलैंड के। अच्छा एक बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, शारजा की कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त न्यूजीलैंड के पास सेंटनर मौजूद हैं, ईस्ट सोडी मौजूद हैं, एस्टल मौजूद हैं, 3 स्पिनर्स मौजूद हैं। शारजा की कंडीशंस पे कितना फायदा स्पिनर्स को हो सकता है? ये देखते हुए कि श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच भी शारजा में हुआ था संडे को, कल, और वहां पर बांग्लादेश अपने साथ सिर्फ 2 पेसर्स लेकर गया था, बाकी स्पिनर्स मौजूद थे, पर वो कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे वहां पर। और श्रीलंका एट द सेम टाइम
अपने पेसर्स से ज्यादा उनको एडवांटेज मिला था। देखिए बाबर का जो अच्छा फैसला था, जो हमें वर्कआउट किया, वर्क भी किया लास्ट मैच में, वो था ड्यू फैक्टर। अब डिपेंड करता है, ड्यू अगर आ जाता है तो स्पिनर की जो लीथल वेपन कहीं ना कहीं वो हल्का हो जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि सेकेंड इनिंग, क्योंकि शाम का मैच है, तो सेकेंड इनिंग में आई एम श्योर कि ड्यू होगी। जो अभी मैच हुआ है और अफगानिस्तान का और स्कॉटलैंड का, तो वो तो देखिए उनकी जो कैपेबिलिटी थी स्कॉटलैंड के प्लेयर्स की, वो थी ही नहीं एक तरह से स्पिनर को खेलने की, और बॉल ग्रिप भी हो रहा था। तो पॉजिटिव भी है, इसका मतलब है ड्यू फैक्टर उतना नहीं था शायद इस मैच में, जितना कि हो सकता है कि पहले मैच में था। तो अभी जब वो डिसाइड करता है स्पिनर कैसी बॉल करेगा, अगर आप ड्यू फैक्टर नहीं है और फिर सेंटनर और सूदी बॉलिंग कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड के पास 150 रन या 170 रन है, तो और पहला ओवर हम पहला जो स्पेल है वो निकल चुका है, तो स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट की रोल अदा करेंगे। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स वैसे तो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, लेकिन ये प्लेयर्स जो है, जो सेंटनर है और ये है, ये आसान नहीं होगा अगर स्पिन हो रही होगी विकेट और हम लोग रन बनाने का एक प्रेशर होगा। 160 170 इस तरह का टारगेट अगर हमें मिल गया, तो स्पिनर हमेशा रहेंगे मैच में, क्योंकि दुबई है, अबू धाबी और शारजा, इन जगहों पे अच्छे स्पिनर्स, और दे आर क्वालिटी स्पिनर्स, ये ऐसे आम स्पिनर्स नहीं है। अगेन टॉस एक इम्पोर्टेंट रोल होगा इस मैच में भी। टॉस बल्कि इस वर्ल्ड कप का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। आई थिंक टॉस जीत के तो देखें, हम लोग अगर, अब हमने अगर एक चीज स्ट्रेंथ बनाई है अपनी, जो कि वो बैटिंग है, अगर स्ट्रेंथ चेस करेंगे हम, और तो हमें करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज, ठीक है ना, उन्होंने एक चेस किया है 152 फॉर नो लॉस्ट, तो कॉन्फिडेंस तो है पाकिस्तान में कि दे कैन चेस, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक रिस्क जरूर होता है, क्योंकि जब ये अगर 190 180 बन गया फॉर एग्जांपल, तो क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है बैटिंग में जो कि डीप तक लेके जा सके। तो रिस्क तो है, आप टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दें और खुद बाद में करें। लेकिन अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान को 150 160 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, इस वक्त न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, दोनों, और टिम साउदी के बड़े पुराने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वो इतने इनफॉर्म बॉलर नहीं नजर आ रहे हैं। पर एट द सेम टाइम ट्रेंट बोल्ट और फर्गसन बहुत वर्स्ट बॉलर हैं। इनके अगेंस्ट कैसे बाबर आजम और रिजवान खेल सकते हैं, या वही प्लानिंग और वही स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए जो इंडियन बॉलर्स के साथ किया गए। देखिए ट्रेंट बोल्ट जो है ना, वो भी एक तरह के उनके शाहीन है, क्योंकि वो भी बॉल बहुत प्यारी अंदर लाते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। तो उनकी शुरू की बॉलिंग जो होगी वो बहुत वो होगी, ट्रिकी होगी बाबर आजम के लिए और रिजवान के लिए, वो क्रिटिकल टाइम है। ट्रेंट बोल्ट के अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि ही कैन फिनिश द मैच वेरी अर्ली, 2 3 विकेट लेके। तो हमें बेसिकली देखे ना, उनके जो अच्छे बॉलर हैं उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उनकी जो खास तौर पे जो एलबीडब्ल्यू जो अंदर लाते हैं बॉल, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आई होप के जो है वो हमारे जो उनके जो बॉलर्स है, लॉकी फर्गसन फॉर एग्जांपल, ही इज अ वेरी अटैकिंग माइंडसेट वाला बॉलर नहीं होता, ही विल वो शॉट भी कराएंगे आपको, वो बॉडी में भी कराएंगे वो आपको, तो वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ बॉलर ही इज। तो आई एम श्योर कि, मुझे लगता है कि जो इंडिया ने फिर भी हमें हल्का, मतलब हमें उस तरह से थ्रेट नहीं किया बॉलिंग में, मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा थ्रेट करेंगे, आपको ज्यादा एनर्जी और एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आएंगे। क्योंकि देखिए इनके पास कैपेबिलिटी तो है, इनके फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन अदर फॉर्मेट्स। T20 में हाँ, फर्गसन जो है वो अभी इसको प्रूव करना है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट टू मी इज द बिगेस्ट थ्रेट इनिशियली, और सेंटनर जो है बाद में, मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर्स जो है इनके एक बहुत बड़े थ्रेट है, जिसको हमें देख के लेना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात भी है कि इस वक्त न्यूजीलैंड के पास जो दो बड़े खतरनाक ऑलराउंडर्स थे, कोरी एंडरसन और जिमी नीशम, उनमें से एक तो है नहीं, और दूसरे अभी इतने ज्यादा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं है। बांग्लादेश को ले लिया जाए या वार्म अप मैचेस को भी ले लिया जाए, एक आध मैच में उन्होंने खेला अच्छा, कोई 170 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन इस वक्त इतने इन्फॉर्म नहीं है। मिडिल ऑर्डर इनका इतना स्टेबल नजर नहीं आ रहा है न्यूजीलैंड का। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड की टीम में जो मसला लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि उनके पास भी वो वाली कैपेबिलिटी नहीं नजर आ रही, जो जो मसला पाकिस्तान के साथ है। ये कहते हैं ना कि 200 रन 190 रन वाला जो प्लेयर होते हैं,
वो वाली प्रॉब्लम मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी है, क्योंकि उनकी टीम में भी वो कोई आप कह सकते हैं ना, पहले रॉस टेलर थे जो अगर चल जाए तो वो 200 रन बना सकते थे। इसी तरह उनके पास पहले मैकमिलन थे, उससे पहले जो है एस्टल थे, मतलब एक उनके पास थे। अभी मुझे इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं जिनको डेवस्टेटिंग काइंड ऑफ प्लेयर, वो नहीं है मौजूद, एक्सप्लोसिव। अच्छे बैट्समैन होंगे, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन इन दुबई की कंडीशंस में उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। याद रखिएगा कि उनके हर प्लेयर, उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल खेला है, खास तौर पे बॉलिंग में तो उन्होंने काफी लोगों ने आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन बैटिंग साइड पे उनके बहुत ज्यादा लोग आईपीएल में नहीं खेल रहे थे। तो उनके लिए कंडीशंस जो है इतनी आसान नहीं है। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दे आर नॉट फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट एट ऑल। तो वो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव बैटिंग करना या रन रेट को ज्यादा बढ़ा के। आई थिंक दे विल बी एमिंग फॉर 150 160 काइंड ऑफ, एंड देन अपनी बॉलिंग पे बैक करेंगे वो, मुझे लगता है। जब इनके पास इतना मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास सबसे अच्छी चीज ये होनी चाहिए, अर्ली विकेट्स और सीधा प्रेशर उनके मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर को भी हम वहां पर कहीं ना कहीं रोक के रख सकते हैं, और फिर शायद 150 से भी पहले उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। और 150 से पहले मेरे ख्याल से उस सूरत में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि हम इंडिया के साथ होने वाले मैच की गलतियां ना दोहराएं। सबसे पहले तो हम मिसफील्ड ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ आखिरी के 6 5 6 ओवर में बहुत मिसफील्डिंग हुई थी अगेंस्ट इंडिया। तो वहां पे जरूरी है कि हमारी वर्किंग अच्छी हो। बिल्कुल, फील्डिंग तो उस पर तो कोई माफी नहीं है, अच्छी फील्डिंग जो है वो तो करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब, कि चाहे वो पहले बैटिंग करें बाद में बैटिंग करें। असल चीज जो है ना, वो शुरू के 2 3 ओवर्स है, बैटिंग हो कि बॉलिंग हो, उसमें काफी कुछ बदल जाता है। तो वो हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम उस मोमेंट को कैप्चर करें, और जिस तरह हमने इंडिया में कैप्चर किया था, हम यहाँ भी अगर बैटिंग कर रहे हैं तो पहले 6 ओवर में अच्छा टारगेट दे, अच्छा सेफ टारगेट अच्छा बनाए। देखिए, वर्ल्ड कप में प्रेशर मैच होता है, तो मुझे आईपीएल है नहीं है कि जी 200 250 रन बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में ऐसे रन बनेंगे, क्योंकि इट्स नॉट इजी। और तो पाकिस्तान अगर स्लो एंड स्टेडी भी खेलता है, यानी स्लो स्टेडी से नहीं कह रहा मैं, 9 8 9 रन का एवरेज मेंटेन करता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग है इस काबिल कि वो अब 160 170 रन को अच्छा फाइट दे सकती है, खासतौर पे न्यूजीलैंड जैसी टीम को, जहाँ पे मुझे लगता है कि उनके पास उतने बढ़िया प्लेयर नहीं है जितने के पहले थे उनके। अच्छा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि अर्ली विकेट जरूर ली जाए, सेट ना हो उस वक्त, क्योंकि उनकी वही बात है, गप्टिल है, लंबी इनिंग्स खेल गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल। विलियमसन अगेन बहुत जबरदस्त मैच विनर है वो नहीं खेलते। अच्छा, बिल्कुल इन शारजा की कंडीशंस पे आखिरी 2 मैचेस जो हमने देखे वो बड़े तगड़े रहे हैं, 170 के ऊपर स्कोर गए हैं। क्या लगता है इसको पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में, कोई भी बैटिंग अगर पहली करता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान दोनों की बॉलिंग साइड को देखते हुए क्या टोटल होना चाहिए, एक अच्छा टोटल पाकिस्तान के लिए बनाने को अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो चेज कर सके। देखिए, पाकिस्तान अगर छोटी पहले बाउंड, बैटिंग करेगा एक तो छोटी बाउंड्रीज भी है शारजा की, ये भी देखना है। देखिए, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगा तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखते हुए आई थिंक पाकिस्तान को 170 180 रियलिस्टिक, 170 तक तो जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 200 कहना वो मुश्किल है। 170 इज अ गुड टारगेट अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, और अगर पिच जो है वो उसी तरह की पिच है जो अभी नजर आ रही है हमें कि बैटिंग के लिए अच्छी है, तो इतना स्कोर तो होना चाहिए। ये लेकिन अगर दूसरी दफे बैटिंग करें तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि 150 के अंदर अंदर का टारगेट मिले। मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो लंबे टारगेट चेस करना नहीं है। पाकिस्तान की जो अभी भी स्ट्रेंथ है वो बैटिंग, बेशक कह रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी भी मेरे लगता है कि बॉलिंग पाकिस्तान की है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है 160 पे 150 पे उनकी, अगर वो शुरू में स्ट्राइक करे तो। रियलिस्टिकली यही एक पाकिस्तान के लिहाज से लग रहा है। और न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक उनकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि किसी तरह भी हम जो पाकिस्तान को, नोइंग पाकिस्तान, हमें स्कोर अगर पहले बैटिंग करें तो हमें 160 170 ले जाना है, और उसके बाद प्रेशर डालना है। तो आई एम श्योर के अगर अच्छा थोड़ा सा हम वापस अगर रियलिटी पे आए ना, तो हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा डगमगाता है। अभी भी कोई सेट प्लेयर हमारे पास मौजूद नहीं है। ऑल्दो इंडिया के साथ हमारी बहुत जबरदस्त ओपनिंग परफॉर्मेंस थी, मैच फिनिश हुआ, लेकिन जाहिर है ये चीज हर वक्त नहीं चलेगी। लेट्स होप कि कल भी हो जाए ऐसा, अच्छा खेलें ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता अगर, तो अगेन वही बात है कि हमारी 10 विकेटों से जीत बहुत अच्छी बात भी है, तो एट द सेम टाइम हमारे आने वाले हमारे दूसरे प्लेयर्स ने अभी तक खेला नहीं है, वर्ल्ड कप का शुरुआत हुई नहीं है, तो एक एक्सपोज होने का खतरा भी है। जाहिर है वो एकदम आएंगे हमारे पास, जो फखर जो टॉप 3 है वो तो फिर भी कहीं ना कहीं में नजर आता है परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
नीचे फिर मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, ये हमारी बैटिंग लाइन है। अगर हम अर्ली अर्ली विकेट्स हो जाए, या बाबर या रिजवान को हम कहीं ना कहीं शुरू में ही उनकी विकेट निकल जाए। देखिए पाकिस्तान का ये मसला तो है, पाकिस्तान के पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है। मैं अगर शुरू में आउट जल्दी हो जाते हैं तो हम लोग को बहुत स्ट्रगल करेंगे हम लोग। ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि नीचे के बैट्समैन जो है वो उस तरह से स्टैब्लिश नहीं है कि आप कहें कि जी के दे कैन चेंज द मैच कंप्लीटली। तो फिर हम लोग टारगेट जो है ना हमारा रिवाइज हो जाएगा, फौरन ही टारगेट रिवाइज होगा और हम कहेंगे जो हम अब 150 करना है भाई किसी तरह। जैसे कोहली के साथ हुआ, देखिए नीचे कोहली की भी, देखिए पांड्या वांड्या ने जो है स्पेस को वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो वो भी फंस गए थे। तो उन्होंने भी एक तरह से देखो मैच को एक्सटेंड किया है कि भाई हम यहाँ तक लेके जाएंगे, तो कोहली ने वो खेला। तो शुरू में अगर विकेटें गिर गई ना तो हमें फिर कंसोलिडेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो फायर पावर नहीं है नीचे कि जो इतना गिरने के बाद भी पीछे जाके कोई मतलब 70-80 मार दे आखिरी 10 ओवर में, जो है कोई बंदा 120 मार दे। ये बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी देखते। आसिफ अली का अगर कोई बहुत ही अच्छा दिन हुआ तो एक अलग बात है, क्योंकि वो एक वाहिद प्लेयर है जो उस तरह से छक्के मारते हैं नीचे आके। ये हसन अली है। लेकिन हसन अली देखिए एक एक चीज परफॉर्म करना पीएसएल में और इस पे क्या कहते हैं लोकल T20 लीग में, और एक इंटरनेशनल उस पे आके परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो हमें उनका पता नहीं है। तो हमारे पास आई डोंट थिंक कि वो कैपेबिलिटी है कि हम लोग बहुत स्ट्रगल करेंगे अगर हमारी ओपन और ओपन नहीं चला या फखर नहीं चला शुरू के 3, तो हम लोग विल गोना स्ट्रगल बिग टाइम। आई थिंक मोर देन इंडिया। इंडिया के पास कोहली था, ऋषभ पंत थे, तो उन्होंने फिर भी कुछ संभाल लिया। मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान जो है वो अर्ली हिकअप्स संभाल सकेगा। नो एक पाकिस्तान। लेट्स होप कि वो एक दफा फिर एक लंबी 20 ओवर खेलने की तैयारी करके जाए हमारे दोनों ओवर। अच्छा, नीचे जो है शाहीन तो ऑफ कोर्स हमारा ट्रम्प कार्ड है, और वो बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हसन अली और शादाब खान भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन इन शारजाई कंडीशंस पे, और अगर अगेन वही ड्यू फैक्टर आता है, तो शादाब खान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। और हसन अली को एट द सेम टाइम थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखिए क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत महंगे साबित होते हैं। देखिए हसन अली को रिप्लेस करना जो है या उनके बदले कोई और आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ही द नहीं, मैच अभी विनर। तो विनिंग कहीं ना कॉम्बिनेशन कहीं के वो साथ भी जाना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन भी है। और आई थिंक वो अपनी फॉर्म फिर से लाएंगे वापस। ही इज अ वेरी कमिटेड प्लेयर। और शादाब का जहां तक ताल्लुक है, आई थिंक ही वो अपनी रिदम में तो आए हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि अगर वो सेट बैट्समैन खेल रहे होंगे तो वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे, नंबर वन। और लेफ्टी को तो उन्होंने अच्छी गूगली करा के उन्होंने किया था। डिपेंड करता है। शादाब को अभी भी मेरी रिजर्वेशन है कि वो अभी मुझे लगता है कि वो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर जो फीजिबल है इस हमारी सिचुएशन पे हमें चाहिए। मुझे लगता है कि एक वीक लिंक है अभी भी। लेकिन ये है कि आई होप आई एम रॉन्ग, मुझे वो उन्होंने पहले मैच में भी रॉन्ग किया, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार रॉन्ग करे। लेकिन जो मेरी सिक्स सेंस है वो हमेशा थोड़ी सी नेगेटिव जाती है उनके लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो वेरिएशन या वो मार्जिन नहीं है जो आप अगर अफगानिस्तान का मैच देख रहे होते हैं तो आप देख लेते हैं कि लेग स्पिनर जो होता है वो पता नहीं 10-15 किस्म की बॉलें कर रहा होता है। जो अच्छा होता है वो उसके बाद कंट्रोल अलग लेवल का होता है, तो वो एक अलग तरह का थ्रेट होता है। तो जो कि अनफॉर्चुनेटली शदाब नहीं है। शदाब इज मोर लाइक कंटेन बॉलर आप कह लें। लेकिन वो फ्लाइट देते हैं जो कि उन्होंने दी पंत को, तो फ्लाइट में से उसने रिसीव हुआ और गूगली थी वो। लेकिन आई होप कि शदाब खेले, क्योंकि उनको अब लगता ही है कि पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। तो आई होप कि वो अपनी फॉर्म जो थी लास्ट मैच की वो बरकरार रखें, और फील्डिंग में खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, अब मुझे जो एक कंसर्न है ना, वो है पाकिस्तान के दो नए बॉल से बॉलिंग कराने वाले बॉलर्स का, जो हमेशा वो पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप में एक तरफ आमिर थे तो दूसरी तरफ शाहीन थे, और दोनों न्यू बॉल से जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, तभी हमें विकेट भी जल्दी निकली थी। अब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। एक तो T20 क्रिकेट है, उसको कुछ पता नहीं होता। एक ओवर बिल्कुल शुरू में न्यूजीलैंड ने अगर अच्छा खेल दिया तो हम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाएंगे कि दूसरे एंड पे हमारे पास कोई है नहीं जो प्रेशर बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी, और अगर हम लोग ने एक आध विकेट अच्छी निकाल भी ली तो जरूरी नहीं है कि दूसरे एंड से हमारा, क्योंकि न्यूजीलैंड डिफेंसिव अप्रोच पे नहीं जाता, वो रन बनाने पे निकल जाते हैं आगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम में से कोई जो स्टार्ट देगा, क्योंकि उनका लेफ्ट ही ओपनिंग कर सकता है वैसे। वो डिपेंड करता है जी। देखिए इमाद वसीम और वही वाली बात है कि इमाद वसीम हो गए, अ, ये हिट एंड मिस है कहीं ना कहीं। मतलब कहीं ना कहीं फंस हम किसी बड़े मैच में फंस सकते हैं। ऐसी बात रही है, क्योंकि क्योंकि उनकी बॉल फ्लैट आती है। और अगर प्रेशर ना हो, देखिए ना इंडिया बहुत प्रेशर में आ गया, तो उन्होंने इमाद वसीम भी
ओवर निकाल लिए उन्होंने। अगर प्रेशर पे नहीं आता तो बात थी फिर कैसे वो इबादत वसीम को खेलते, तो कल भी तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका जवाब 2019 का वर्ल्ड कप है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इमाद वसीम और पहला शादाब मैच, खान। नहीं नहीं, 2019 का वर्ल्ड कप। हाँ दूसरा मैच में जी बिल्कुल। तो अगर विकेट मिल जाती है शुरू में तो इबादत वसीम से लीथल कोई नहीं, क्योंकि वो फिर अपनी लाइन में आ जाते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया उनको, फिर क्या होगा, फिर शादाब आएंगे कराने बॉल, क्योंकि शादाब को आमतौर पे वो उस वक्त नहीं लाते जब कोई सेट बैट्समैन खेल रहा हो या पिटाई हो रही हो। आमतौर पे फिर जो है इबाद वसीम को भी कभी कभी हटा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जब अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं, जाहिर बात है हसन अली आएंगे, और हसन अली और हारिस रऊफ तो मुझे लगता है कि 10 ओवर के बाद ही आने चाहिए। तो ट्रिकी सिचुएशन है, अर्ली विकेट्स बहुत जरूरी है T20 में, और हमें खासतौर पे हमारी जो टीम की फॉर्मेशन है उस लिहाज से वी नीड अर्ली विकेट्स। मेरे सेम ख्याल गोज से टू। मेरे ख्याल से हम कह तो रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त बॉलिंग नजर आ नहीं रही है, क्योंकि शाइन को लेकर ये लोग बहुत कंसर्न है न्यूजीलैंड। वो उसके ओवर अगर 2 ओवर भी निकाल गए तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर ये बाकियों को आराम से ले लेके जा सकते हैं, अपना रन रेट बिल्कुल सही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड वाले जो है ना 170 180 या 200 रन का टारगेट करेंगे, वो कम का करेंगे, वो 150 160 का करेंगे वो। और क्योंकि वो देखिए न्यूजीलैंड की बॉलिंग इज बेटर देन पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल न्यूजीलैंड करेक्ट। की बॉलिंग इज फार बेटर देन, और फील्डिंग तो है ही उनके अच्छी उनके उनकी, ठीक है। स्पिनर्स भी और उनके पेसर्स भी दोनों बिल्कुल जबरदस्त बॉलर्स हैं, तो न्यू बॉल बॉल, से अच्छा स्पिनर्स भी अच्छे। और आप देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कम कम स्कोर बना के जीते हैं मैच, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास आई थिंक उनके पास दे हैव द मोस्ट कॉम्पैक्ट और वेल बैलेंस्ड बॉलिंग साइड, ठीक है ना, उनके पास ऑप्शंस है। T20 में उस लेवल पे परफॉर्मेंस कुछ लोगों की नहीं आई है, लेकिन दे आर स्टिल अ वेरी डिसेंट बॉलर। और हम लोग का ये मसला है कि हम लोग का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं हिलता रहता है, क्योंकि हम इमाद वसीम, हफीज और शादाब को, तीन जो हमारे प्लेयर्स हैं, इनको हम घुमाते रहते हैं। मुझे लगता है कि इमाद वसीम को एक प्लेयर अगर हारे, आप किसी प्लेयर अच्छा कराए तो आप उसको कॉन्फिडेंस दे और वो फिर ओवर पूरे करे, ये हटा रहे, क्योंकि स्पिनर देखे थकता नहीं है, अगर उसके ओवर अच्छे हो रहे हैं, बात अच्छी करा रहे हैं, तो लेट हिम कंटिन्यू, और वो ओवर हो गया। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे प्लेयर को भी लेके आए। और वो क्योंकि डॉट बॉल की अपनी एक फिज है कैपेबिलिटी और एक फायदे होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा ब्रेव होना चाहिए, मतलब मजीद ब्रेव होना चाहिए, और बहुत ज्यादा बॉलिंग चेंजेस भी सूट नहीं करती है। हफीज को ले आए, कभी उसको ले आए, तो एक फिक्स पैटर्न जरूरी है। हफीज लेफ्टी को नो डाउट अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर एक लेफ्टी है तो ठीक है आप करा ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां ज्यादा लेफ्टी हो वहां पे उनको चांस मिलना चाहिए, वरना इमाद वसीम को ही परस्यू करना चाहिए उनको लॉन्ग टर्म के लिए। वेरी लास्टली एक आध और सवाल। पाकिस्तान न्यूजीलैंड कल फाइनली जाहिर है अगेन, अच्छा दोनों टीमों, न्यूजीलैंड के लिए खुद भी एक बड़ा मैच है क्योंकि उसके बाद उनका सीधा इंडिया से मैच है, तो वो भी जाएंगे जीतने के लिए। दूसरी चीज ये है कि किसको फेवरेट्स देख रहे हैं आप कल के लिए, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में, और कौन कितने परसेंट मैच जीत रहा है कल आपकी नजर में? और एक और चीज, मुझे ल... पाकिस्तान से टूर कैंसिल जी करके वापस गए थे, कितना उसका पाकिस्तानी प्लेयर्स के जहन में होंगी वो बात, और न्यूजीलैंड के ऊपर भी। देखिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं सारे, और प्रोफेशनली जो है इस तरह की कोई आप एनिमोसिटी नहीं रखते। नहीं तो अवाम की लेवल पे तो ठीक है। रमीज राजा ने बड़े क्लियरली कहा था हम आईसीसी में देखेंगे उनको वर्ल्ड कप में, तो प्लेयर्स को भी वही जरूर ना, कहा होगा। देखिए देखिए प्लेयर्स का तो कसूर नहीं है था, और कि वो ठीक है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि गेम को गेम की तरह रहने थे। हाँ मोटिवेट रखें अपने आप को, मोटिवेशन रखें, लेकिन गेम को गेम की तरह रखें, जिंदगी और मौत का मसला ना बनाए। कि वो न्यूजीलैंड, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, नीचे के लोग जो है बेचारे खेलने वाले, वो इस काम में इतने इन्वॉल्व नहीं थे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के दिमाग में पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर वो नहीं है तो वो मतलब उनको इस फेयर ऑफ माइंड में नहीं जाना चाहिए कि जी हमने, वो आए नहीं थे वो आ गए, हम उनसे ऐसी की तैसी फेर देंगे। क्योंकि आमतौर पर फिर उल्टा होता है इसका, उल्टा रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको बहुत गेम में सेंसिबल होना जरूरी है। लेकिन ये है कि रमीज राजा ने वो ट्वीट की थी बेशक, और आई एम श्योर कि वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे और वो ऊपर के लेवल पे जरूर डील करेंगे वो चीज़ को, लेकिन प्लेयर लेवल और हमें हमें इससे बाहर निकल के और पॉजिटिविटी के साथ खेलना चाहिए उनके साथ भी, और ताकि आगे भी हमारे उनसे अच्छे मैचेस हों, और जो है रिलेशनशिप मजीद बेहतर हो। तो आई एम श्योर कि अच्छा मैच होगा और कांटेदार होगा। और पाकिस्तान मुझे लगता है कि फेवरेट्स है 60-40, मैं कहूँगा 60% पाकिस्तान का चांस है। और डिपेंड करता है सारा, मुझे लगता है डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड को कितना स्कोर बनाने को मिलता है या तो,
और अगर पाकिस्तान को चेस करना पड़े न्यूजीलैंड की बॉलिंग के खिलाफ, तो अगर 150 160 भी बन गया तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड फेवरेट्स हो सकता है। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास मोमेंटम है अभी फिलहाल। तो आई एम श्योर के वो लेके चलेंगे, और 60% मुझे लगता है कि पाकिस्तान। आपको क्या वो लगता है? मुझे लगता है 70-30 पाकिस्तान। हमने यू टर्न ले लिया, अच्छा। इमरान खान बन गए। अच्छा, चले, उम्मीद जबरदस्त उम्मीद जबरदस्त। करते हैं अल्लाह करे ये इंडिया वाले मैच को एक अच्छे इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस को लेकर यहाँ पर उतरे मैदान में, शारजा में, फिर एक तारीख रकम करें। सेमीफाइनल में इस बार अपनी मेहनत से पहुंचना है, ये नहीं कि उसने इसको हरा दिया, इंशाल्लाह। वो ये कर ले वो कर ले, हम पहुंच जाए सेमीफाइनल में। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस है। थैंक यू वेरी मच ज़ियाद भाई, आप आज के पहले इंशाल्लाह नहीं। थोड़े। इंशाल्लाह कल जबरदस्त। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के बाद फिर एक दफा मिल रहे हैं आप। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके चलें, भाई, थैंक ओके, यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।